दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिस वक्त पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी की किस्मत का फैसला कर रही थी, ठीक उसी वक्त देश के प्रधानमंत्री ममता बनर्जी की किस्मत का फैसला सुना रहे थे। नंदीग्राम में वोट पड़ रहे थे और नंदीग्राम से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर उलबेरिया में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण चल रहा था। इधर नंदीग्राम में उत्साह था लोगों के भीतर, वह लोकतंत्र को जी रहे थे। उन्हें किस्मत का फैसला करना था राज्य की उस सत्ता का जो सत्ता बीते 10 बरस से है, क्योंकि उसकी नायिका ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही थी। फैसला 2 मई को आना है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा, दीदी तो गई, ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनाव हार गई। यह है लोकतंत्र भारत का, और वह भी चुनाव वाले दिन। लेकिन सवाल यह नहीं है कि इस चुनाव के वक्त किसे कटघरे में खड़ा किया जाए, क्योंकि जो भी सर्वोच्च पद पर है और जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिन्हें संभाले हुए लोग हैं, वही इस चुनाव के वक्त कटघरे में आकर खड़े हो गए। क्योंकि ममता बनर्जी ने बूथ पर पहुंचकर 7 नंबर बूथ, जहां पर जानकारी मिली कि वोटरों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है और उस पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की बड़ी भूमिका है, तो वह उस बूथ पर पहुंच गई और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने मोबाइल से फोन राज्य के गवर्नर को लगाया। गवर्नर को जानकारी दी, गवर्नर का जवाब मिला कि हम देखेंगे, और उसमें सीधा आरोप था कि दरअसल जो केंद्रीय सुरक्षा बल है वह किसी के निर्देश पर काम कर रहा है, तो वह देश के गृह मंत्री हैं। यानी देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इस कटघरे में आकर खड़े कर दिए गए। उसके बाद चुनाव आयोग थोड़ा सक्रिय जरूर हुआ, उसने अपने तौर पर रिपोर्ट मंगानी शुरू जरूर की, लेकिन चुनाव आयोग को लेकर भी जो सवाल ममता बनर्जी ने खड़े किए, उस पर भी राज्यपाल का जवाब था, चुनाव आयोग इन बातों को देखेगा। और फिर आखिरी सवाल था, जिस दिन वोटिंग होती है उसी दिन उसी राज्य में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण उसी वक्त क्यों होता है जिस वक्त वोटिंग हो रही होती है। तो ध्यान दीजिए, एक ऐसा चुनाव, हाई वोल्टेज चुनाव, जिसमें सब कुछ सबका स्टेक पर लगा है, और जब सब कुछ स्टेक पर लगा हो तो ऐसे में कानून व्यवस्था क्या वाकई मायने रखती है? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, इस कानून व्यवस्था के मातहत जब चुनाव को करवाना है पूरा, तो क्या वाकई चुनाव पूरा करवाने में कानून व्यवस्था कार्य कर रहा होगा? यह दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, राज्यपाल की भूमिका या राज्य के प्रशासन या पुलिस की भूमिका इलेक्शन के वक्त में नहीं होती है, चुनाव आयोग की ही भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। और ऐसे वक्त में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पर राज्य की मुख्यमंत्री अगर सीधे तौर पर आरोप लगा रही है, तो क्या इस चुनाव में इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं को संभाले हुए जो भी नंबरदार हैं वो सब कटघरे में है क्या? इन बातों को सवालों के साथ अपने जहन में रखिए, क्योंकि इस 30 सीटों पर जो चुनाव में आज वोटिंग हुई है उसमें 171 उम्मीदवार थे, तकरीबन 75 लाख से ज्यादा वोटर थे, तकरीबन 75 लाख 94,000 वोटरों की तादाद थी, और वोटिंग जबरदस्त हुई है। यानी 85% वोटिंग पार कर गई। इसका मतलब फिर वही है कि एक लिहाज से 100% वोटिंग इसको कहा जाता है। जो जिसके समर्थन में है वो निकल कर आया, और लगभग 10,000 अलग अलग मतदान केंद्र जो बनाए गए थे, उसमें शुरुआती दौर में ईवीएम की कुछ गड़बड़ियां मौजूदगी में जरूर नजर आई, अलग अलग जगहों से जानकारी मिलती रही। यह कमोवेश हर इलेक्शन में होता है, लेकिन 700 से ज्यादा सेंट्रल रिजर्व फोर्स की तैनाती इन तमाम जगहों पर 30 विधानसभा क्षेत्र में थी, जो पश्चिम बंगाल में वोटिंग हो रही थी। लेकिन आज इस वोटिंग के उस सिलसिले को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वाकई आंकड़ों की दृष्टि से यह एक ऐसा मुकाबला है जिसमें आर पार की लड़ाई है। यह एक ऐसा मुकाबला है जिसमें कौन 36 में 3 और 6 की परिस्थिति में आकर खड़ा होगा। ऐसी स्थिति आ गई है क्या? क्योंकि आंकड़ों की दृष्टि से पुराने या अतीत के आंकड़ों को अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि बीजेपी का शोर ज्यादा है, हंगामा ज्यादा है। और उस शोर के मातहत जो हंगामा क्रिएट किया गया है, उसमें क्या वाकई वहां के स्थानीय वोटरों की भागीदारी भी है, या वाकई ये कुछ लोग बाहर से बुलाए गए जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं? लेकिन इन सबको छोड़िए, एक एक सिलसिलेवार तरीके से जरा समझने की कोशिश कीजिए। पूर्वी मिदनापुर की 9 सीट, पश्चिमी मिदनापुर की 9 सीट, बांकुरा की 8 सीट, साउथ 24 परगना की 4 सीट, यानी कुल मिला के 30 सीटों पर
वोटिंग हुई है। 2016 के विधानसभा के चुनाव में चले जाइएगा तो जाहिर है अपर हैंड टीएमसी का था। 21 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी। उस 21 सीट के अलावे 5 सीट लेफ्ट के पास आई थी, 3 सीट कांग्रेस के पास आई थी, 1 सीट बीजेपी के पास आई थी। 2016 में बीजेपी सामने टक्कर देने के लिए नहीं खड़ी थी। 2016 में नरेंद्र मोदी या अमित शाह इस तरीके से चुनाव प्रचार नहीं कर रहे थे जो 2021 में कर रहे हैं। लेकिन 2016 को आगे जब बढ़िएगा और 2019 का इलेक्शन आएगा तो 2016 का पहला मैसेज था, जो भी विपक्षी पार्टी थी, चाहे वो वामपंथी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यह तीनों ममता बनर्जी को हराना चाहते थे और इन 3 सीटों पर 21 सीट उसने जीत ली। लेकिन लोकसभा इलेक्शन में सामने नरेंद्र मोदी थे। राज्य का कोई चेहरा नहीं था जिसे सेंटर आना था, और इस देश में भी एक वैक्यूम है चेहरे को लेकर कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन खड़ा होगा। तो एक बड़ा वैक्यूम 2019 के लोकसभा चुनाव में था। इसीलिए यह बहुत सीधी टक्कर तो नहीं कहें, लेकिन एक चेहरे के खिलाफ ममता बनर्जी लगभग रेंगती हुई चल रही थी। और तमाम राज्यों के छत्रप जो थे उनकी भी कोई हैसियत ना उत्तर प्रदेश में थी, ना बिहार में थी, ना आंध्र में थी, ना पंजाब में थी, ना छत्तीसगढ़ में थी, ना किसी भी राज्य, ना तमिलनाडु में थी, ना कर्नाटक में थी, क्योंकि 300 से ज्यादा सीटें हासिल बीजेपी ने 2019 में अगर की थी तो जाहिर है चेहरा नरेंद्र मोदी का था। अब यहां पर सवाल है कि 2019 में क्या हुआ। अगर 21 विधानसभा सीटों पर 2016 में टीएमसी यानी ममता बनर्जी जीती थी तो लोकसभा इलेक्शन में उनकी स्थिति बहुत नाजुक नहीं होती है। 18 सीटों पर फिर भी उनको बढ़त मिलती है। और जो मिदनापुर का इलाका है, जो पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर, जहां की 18 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, यह भी जान लीजिए कि विधानसभा में 13 सीटें अगर जीती थी ममता बनर्जी ने तो लोकसभा में 14 सीटों पर वो आगे रही। यानी मिदनापुर में भी 1 सीट पर वो और बढ़त बना गई थी लोकसभा इलेक्शन में भी। मैसेज क्या निकल रहा है? मैसेज निकल रहा है कि 2021 का चुनाव जो हो रहा है उसमें पहली बार ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए नरेंद्र मोदी ही आकर खड़े हो गए हैं। और जब सीधी टक्कर होती है, 2016 में सीधी टक्कर नहीं थी, ममता को लाभ हुआ। 2019 में सीधी टक्कर थी जिसमें ममता को ही हराना था। वामपंथियों का सुपड़ा इस देश में साफ है। कांग्रेस कहीं टिक नहीं पा रही थी तो राज्य में ममता बनर्जी ही थी। और जब दोनों आमने सामने खड़े थे तो 18 सीट पर ममता बनर्जी आगे रहती है, 12 सीट पर बीजेपी आगे रहती है। यानी बीजेपी कोई 11 सीट का लाभ मिल जाता है 2019 के लोकसभा सीट पर। अब आइए 2021 में जब दोनों आमने सामने खड़े हैं, इसका पहला मतलब यह है कि वामपंथियों की कोई जगह नहीं, कांग्रेस की कोई जगह नहीं, या अन्य जो भी निर्दलीय या जो भी उम्मीदवार हैं उनके बीच में कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला सीधे बीजेपी और टीएमसी में है, नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता बनर्जी में है। तो सीधी टक्कर का लाभ अगर लोकसभा के इलेक्शन में बाकी गायब हो जाते और ममता बनर्जी 18 सीटों पर जीतती है, लाभ अगर उन्हें अपने घाटा ना होने की परिस्थिति में मिलता है तो दूसरी तरफ बीजेपी को लाभ मिलता है। यही वो गिमिक है जिस गिमिक के आसरे बीजेपी चल पड़ी है। लेकिन हमें लगता है कि आज एक एक सीट का एनालिसिस करने की जरूरत है। उसकी वजह बहुत साफ है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मिदनापुर की जो 18 सीटों की परिस्थिति है उसमें अगर आप देखना शुरू कीजिएगा तो इन तमाम जगहों पर एक चीज नजर आएगी कि टीएमसी कमोवेश लोकसभा के इलेक्शन में भी काफी आगे रही। हालांकि पश्चिमी मिदनापुर एक बड़ा केंद्र माना जाता है कि वहां पर बीजेपी उस वक्त दिलीप घोष चुनाव लड़े थे, वो चुनाव जीते भी थे। और जो नारायणगढ़ का इलाका है वह पश्चिमी मिदनापुर में जहां आज वोटिंग हुई। लेकिन उससे पहले जैसे ही हम दिलीप घोष का जिक्र करें कि 2019 का इलेक्शन वो जीते, उससे ठीक पहले एक चीज और जहन में रखिए। दिलीप घोष खड़गपुर सदर से 2016 में चुनाव जीतते हैं और 2019 में वह लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। और 2019 में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद खड़गपुर सदर में उपचुनाव होता है। दिलीप घोष बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो सांसद का पद हासिल कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या स्थिति है, विधानसभा में 2019 के बाद जो उपचुनाव होता है उसमें खड़गपुर सदर की सीट बीजेपी गंवा देती है। टीएमसी वहां भी 70,000 वोट उसे मिलते हैं तो लगभग 55,000 वोट
बीजेपी को मिलते हैं। यानी ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद उपचुनाव आया, वहां भी बीजेपी चुनाव हार गई। लेकिन बहरहाल नारायणगढ़ एकमात्र इलाका था जो पश्चिमी मिदनापुर में, अगर आप घूम फिर के आइएगा तो पश्चिमी मिदनापुर की 3 सीटें थी जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी आगे चली थी। उसमें एक नारायणगढ़ की सीट थी, दूसरी देबरा की सीट थी। भारती घोष यह भी विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, जो कि लोकसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन देबरा की सीट में उनको 84,000 वोट मिले थे लोकसभा इलेक्शन के वक्त। टीएमसी के कैंडिडेट को 80,000 वोट मिले थे। और तीसरी जो सीट थी बीजेपी के हाथ में, वो खड़गपुर सदर की आई थी, जिसमें दिलीप घोष खुद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको 93,000 वोट मिले थे। और टीएमसी के मानस रंजन बुनिया खड़े थे, उनको लगभग 48,000 वोट मिले थे। इसका मतलब ये है कि पश्चिमी मिदनापुर की जो 9 सीटें हैं, इन 9 सीटों का जब आप एनालिसिस करना शुरू कीजिएगा, और वहां से हमने जो तमाम जो रिपोर्टर हैं, स्ट्रिंगर हैं, जिन लोगों से बातचीत हमने की, उसमें कुछ चीजें निकल कर आई कि ज्यादातर सीट पर टीएमसी, 5 सीटों पर टीएमसी चुनाव जीत सकती है, और 4 सीट ऐसी है पश्चिमी मिदनापुर की, सबंग, केशपुर, घाटल, दासपुर और चंद्रकोना ऐसी है सीट पश्चिमी मिदनापुर की जहां पर टीएमसी चुनाव जीत सकती है। लेकिन डेबरा, खड़गपुर सदर, नारायणगढ़ और पिंगला में बड़ी क्लोज फाइट है, बड़ी नजदीकी फाइट है। तो इन 4 सीट को अगर आप हवाले भी कर देते हैं बीजेपी के, तो भी 5-4 की परिस्थिति पश्चिमी मिदनापुर में बनती है, जो क्लोज फाइट वाली है। दूसरी तरफ पूर्वी मिदनापुर की स्थिति यह है कि यहां की जो 9 सीटें हैं, अगर इसका एनालिसिस शुरू करेंगे तो यहां पर सबसे ज्यादा स्थिति में बीजेपी आगे रही थी। बीजेपी तकरीबन इन जगहों पर जो आगे रही, उसमें एक एक सीट पर अगर चलें पूर्वी मिदनापुर में, तो तमलुक में टीएमसी आगे रही थी, बीजेपी आगे यहां पर रही। बीजेपी किसी भी सीट पर आगे, बीजेपी सिर्फ एक पांचकुला पश्चिम की सीट है जहां पर आगे रही थी भारत।